एवरीवन, मैं निवेदिता आज आपके सामने अपना YouTube लेक्चर प्रेजेंट कर रही हूँ। आप सभी का मेरे चैनल में वेलकम है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हमें करना है, सबसे पहले आप देख लीजिए हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं। हम चैप्टर कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इसकी प्लेलिस्ट में हमने सारे टॉपिक्स इस टॉपिक से पहले डाल दिए हैं। आज का जो टॉपिक है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके बाद मैं इसी वीडियो में काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक्स आपको करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के साथ। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं? तो देखिए, इक्विपोटेंशियल मतलब इक्वी क्या होता है? इक्वल। पोटेंशियल ऐसे सर्फेसेस जहां पर पोटेंशियल क्या हो? इक्वल हो। कौन सा पोटेंशियल? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इक्वल हो, तो वैसे सर्फेसेस को क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, राइट? जिसमें नेट हर सर्फेस के हर एक पॉइंट पर क्या हो? इक्वल पोटेंशियल हो, तो ऐसे सर्फेस को हम क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सर्फेस, राइट? अब चलिए इसको हम ऐसे समझते हैं कि हमारे पास में बहुत छोटे से एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज था प्लस, ओके। अब प्लस चार्ज का मैं ये पॉइंट लेती हूँ आर डिस्टेंस पर। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या है? आर है। इंफिनिटी से कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं लेके आ रही हूँ और यहाँ पर लाके रखती हूँ, तो उसने लेट सपोज कितना वर्क किया? वी आर वर्क किया। कितना वर्क किया? वी आर। सिमिलरली मैं एक और आर डिस्टेंस, इसी चार्ज से कौन सा डिस्टेंस ले रही हूँ? आर डिस्टेंस ले रही हूँ एंड मैं इंफिनिटी से भी कोई भी चार्ज पार्टिकल लेती हूँ तो वो भी कितना पोटेंशियल शो करेगा? वी आर। वाई वी आर? क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? सेम है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो आर है, ऐसे यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो भी क्या है? आर है। तो यानी ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल है वो क्या होगा? इक्वल होगा। अब देखिए, अगर मैं इस आर को कांस्टेंट रख के यहाँ पर एक स्फीयर ड्रॉ करती हूँ, क्या ड्रॉ करती हूँ? स्फीयर। इस आर को कांस्टेंट रख के मैंने क्या ड्रॉ किया? स्फीयर अज्यूम किया। तो ये पूरा का पूरे स्फीयर पर हर पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल होगा। क्या होगा? इक्विपोटेंशियल। तो इस पूरे स्फीयर पे जो पोटेंशियल इक्वल है, तो इसी पूरे स्फीयर को हम क्या बोलेंगे? सरफेस। सो हम इस पूरे स्फीयर का नाम क्या दे देंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस, करेक्ट? चलिए आगे देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इक्विपोटेंशियल आर दोज सर्फेसेस where each and every point is at same potential. ठीक है, चलिए इसके और भी, इसको हम और कैसे समझ सकते हैं? मैंने यहाँ पे कहा कि दो पॉइंट हैं VA और VB। अगर VA और VB पर पोटेंशियल सेम है, ठीक है, तो लेट सपोज इन दोनों में पोटेंशियल क्या है? सेम है। मैं यहाँ पर मान लेती हूँ क्योंकि कौन सा सरफेस है? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मैंने दो पॉइंट्स लिए हैं। एंड दोनों पॉइंट्स पर क्या है? दोनों पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल सेम होगा VA VB के इक्वल होगा। तो लेट सपोज B से A पर ले जाने में मैंने कोई वर्क किया WAB, तो वो कितना होगा? VA माइनस VB। VB से VA पे ले जाने में जो वर्क किया वो कितना होगा? VA माइनस VB। अब आपको मैंने बताया हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ VA इज माइनस VA, क्योंकि VB और VA क्या है? सेम है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर मुझे को कोई चार्ज को मूव कराना है तो नेट वर्क डन कितना होगा? 0। लेट सपोज मैं यहाँ पर कोई भी चार्ज को मूव करा रही हूँ तो उस टाइम पे वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। आपको याद रखना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्जेस को अगर आप मूव कराते हो तो आपको कोई भी काम नहीं कराना पड़ेगा, वहां पे वर्क डन कितना होगा? 0। अब इसके साथ साथ हम एक और चीज देखते हैं। हम देखते हैं कि W जो होता है, हमने जो लास्ट डेरिवेशन जो हमने कल डेरिवेशन की थी उसमें पढ़ा था कि वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ होगा,
ठीक है, वर्क डन कितना होता है, मैं इस सरफेस पे यहां से यहां कोई चार्ज मूव करा रही हूं ए से बी, लेट्स सपोज, तो मैं क्या लिखूंगी, ई डॉट dl ऐसे लिखूंगी ना। वर्क डन क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो इसमें यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dl। ठीक है, अब ये दोनों वेक्टर्स की फॉर्म है क्योंकि हमें डायरेक्शन भी इंक्लूड करनी है। अब हमें पता चल गया कि वर्क डन तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस पे कितना होता है, 0 होता है। अब यहाँ से देखिए, अगर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस पे वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं ई dl cos थीटा, वो भी क्या होगा, 0 होगा। ये पूरी टर्म भी क्या होगी, 0। यहां से हम कह सकते हैं ये तो चीज 0 हो नहीं सकती, तो यानी क्या 0 होगा, cos थीटा 0 होगा। अगर cos थीटा 0 होगा तो थीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी होगी, 90 डिग्री। तो यानी E और dl में जो एंगल होगा, E एंड dl में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। क्या होगा, E एंड dl में 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें भी क्लियर हो गई होंगी। मैं एक बार बता देती हूँ कि वर्क डन इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस पे क्या होता है, किसी चार्ज को मूव कराती तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इक्विपोटेंशियल सर्फेस में जो एंगल होता है, इक्विपोटेंशियल सर्फेस में और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा हर पॉइंट पर। ठीक है, ये आपको दो बातें याद रखनी है। चलिए इसमें और भी चीजें हमें पढ़नी है। आपको एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से पता चल गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज की वजह से भी सेम स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। लेकिन अगर मेरे पास हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस के अलोंग, अगर हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, इसके अलोंग मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, नॉर्मल होंगे। तो मैंने यहाँ पर एक इक्विपोटेंशियल सर्फेस ड्रॉ किया, इक्विपोटेंशियल सर्फेस ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। E इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सर्फेस, dl जो होगा वो एक स्मॉल एलिमेंट होगा इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस का, ये भी पूरा ये इक्विपोटेंशियल सर्फेस होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें हमें आगे देखना है कि एक डायपोल की वजह से इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कैसे होंगे। तो डायपोल की वजह से देखिए, यहाँ पर माइनस चार्ज होगा, यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर कुछ तो हमारी कंसेंट्रिक रिंग्स सिमिलर बनेंगी, ठीक है, और यहाँ से ये थोड़ा ऐसे बनेगा, थोड़ा से इस तरफ जाएगा, ये भी थोड़ा इस तरफ जाएगा। ये थोड़ा सा हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उससे रिलेटेड करके हमने इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ड्रॉ करे हैं। नेक्स्ट जो केस है ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, इक्विपोटेंशियल सर्फेस ड्यू टू डायपोल। नेक्स्ट हमारे पास आएगा इक्विपोटेंशियल सर्फेस ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। इक्विपोटेंशियल सर्फेस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की वजह से इक्विपोटेंशियल सर्फेस कैसे होंगे, ये थोड़े ऐसे होंगे। ड्यू टू टू चार्ज पार्टिकल्स। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है। तो इसके लिए हम एक डायग्राम कंसिडर करते हैं। हमने डायग्राम यहाँ पर बना रही हूँ मैं, यहाँ पर मैंने डायग्राम में दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कंसिडर किए हैं, ये ठीक है। इसमें इस वाले पोटेंशियल, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर इस वाले सर्फेस का नाम दिया बी और इसका ए। इस पे जो इक्विपोटेंशियल होगा, मतलब पोटेंशियल होगा, उसका नाम वीबी है और इसका वीए है। अब आप मुझे बताइए कि इसमें ज्यादा पोटेंशियल किसके पास होगा, ऑफ कोर्स वीए के पास होगा। वीए के पास ज्यादा पोटेंशियल होगा वीबी। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो यानी सोर्स इधर होगा ना, चार्जेस का सोर्स क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का सोर्स नीचे। तो जहां पर ज्यादा रिपल्शन होगी, किसके ऊपर ज्यादा रिपल्शन फेस होगी, वीए के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के जो डिफरेंस होंगे ना, पोटेंशियल के डिफरेंस, उसको
एंड होगा वी ए माइनस वी। ठीक है, चलिए अब मुझे क्या करना है, मुझे इस फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मुझे क्या करना है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को क्या कराना है, मूव कराना है बी से ए पर। वर्क डन कैलकुलेट करना है इन मूविंग अ पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। तो क्या होगा, देखिए वर्क डन क्या होता है, एक यूनिट चार्ज पार्टिकल को मूव कराने में जो वर्क डन लगेगा उसको W से लिखूंगी। एंड वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यूनिट के लिए है तो फोर्स नहीं आएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इनटू dr। वाई माइनस, क्योंकि जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगी, इक्वल एंड ऑपोजिट होगी। ठीक है, ये हम पहले वाली डेरिवेशंस में कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एज इट इज लिखेंगे। वर्क डन कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर मूव कराने के लिए जो वर्क होगा वो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, dv है। यहाँ से यहाँ पर जो मूव कराने का वर्क होता है उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे मूव कराने का जो पोटेंशियल होगा या वर्क डन होगा वो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन dr। ओके, इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब हम कुछ ऐसे समझ लेते हैं कि हमारे पास जैसे एक 3 पॉइंट्स हैं, एक ट्रायंगल मान लिया, ट्रायंगल नहीं बस एक कॉर्नर्स मान लो। यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ चार्ज है Q2, यहाँ चार्ज है Q3। ठीक है, इन तीनों चार्जेस को अगर मुझे आसपास रखना होगा, ऐसे तीनों को ऐसे पकड़ के रखना होगा, तो उस टाइम पर इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मेरे पास एक 4 पॉइंट्स हैं, स्क्वायर वाली डायमेंशन है उसकी, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर एक हमारे पास क्या है 4 पॉइंट्स हैं, जिसमें यहाँ पर मैंने चार्ज रखा है Q1, यहाँ रखा है Q2, यहाँ रखा है Q3, यहाँ रखा है Q4। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने चारों चार्जेस को अगर मुझे ऐसे पकड़ के रखना होगा तो उस टाइम पर इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, उसी क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो आपको समझ में आ गया कि हम कैसी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो चलिए इसके लिए हम एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी, अगर एक बार आप ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, तब अगर ये समझ में आ गया आपको तो आपको इसमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले पहला चार्ज लेते हैं। जैसे मुझे ये वाला सिस्टम बनाना है, मैं सबसे पहले इंफिनिटी से Q1 को यहाँ पर लाके रख देती हूँ, इस पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। इंफिनिटी से एक चार्ज को यहाँ पर लाके रख देती हूँ एंड उसका वर्क डन कैलकुलेट कर देती हूँ। तो देखिए बेटा, यहाँ पर हम जो चार्ज को लेके आ रहे हैं उसको विदाउट एक्सेलरेशन लेके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इसको लाने में कितना वर्क डन होगा, 0 वर्क डन होगा। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास W2 काम हो गया। W2 क्या होगा कि इंफिनिटी से मुझे Q2 को लेके आना होगा। किसको लेके आना होगा, Q2 को, इन प्रेजेंस ऑफ दिस चार्ज, ये वाले चार्ज की प्रेजेंस में मुझे Q2 को लेके आना होगा। तो उस टाइम पे वर्क डन कितना होगा, वो वर्क डन क्या होगा, देखिए ये वाला चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, मतलब V1, इस वाले चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो मैं यहाँ लिखूंगी V1 मल्टीप्लाई बाय Q2। ये वाला एक्सप्रेशन हम कर चुके हैं। ठीक है, अब इसमें V1 क्या होगा, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल ये R डिस्टेंस है, इन सब के बीच में कितना डिस्टेंस है, R। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, R होगा। तो मैं इसमें लिख सकती हूँ V1 की वैल्यू जो क्या होती है, K, इस चार्ज की वैल्यू Q1 अपॉन R इंटू Q2, ये हो जाएगा W2। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा W2 आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों चार्ज तो आ गए यहाँ पर, अब इसके इस पॉइंट पर, इन दोनों चार्जेस के इस पॉइंट पर मुझे तीसरा चार्ज लेके आना है Q3। ठीक है, एंड Q3 को लाने में जितना वर्क डन होगा वो क्या होगा, तो देखिए हम W3 निकालेंगे तो W3 क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू दिस मतलब V1 एंड पोटेंशियल ड्यू टू दिस मतलब V2 मल्टीप्लाई बाय Q
3 ये हो जाएगा। जैसे हमने ऊपर वाले एक्सप्रेशन में किया था, उसमें सिर्फ एक चार्ज पार्टिकल रखा था यहाँ पर, तो उसका पोटेंशियल लिया। इस वाले चार्ज के लिए ये दोनों भी तो चार्ज पार्टिकल है, इन दोनों के पोटेंशियल का सम मल्टीप्लाई बाय Q3। अब चलिए इन सबकी वैल्यूज रख देते हैं। इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी, V1 की, V1 विल बी K Q1 अपॉन R, V2 कितना हो जाएगा, K Q2 अपॉन R, यहाँ से क्या आ जाएगा Q3। अब ये देखिए जितना ये पूरे सिस्टम को बनाने में वर्क लगेगा वो क्या किसमें स्टोर हो जाएगा, वो सारा का सारा वर्क पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिखते हैं कि मैंने ये जो पूरा सिस्टम बनाया है, ये जो पूरा सिस्टम मैंने बनाया है, इसके अंदर मैंने कितना काम किया, W टोटल वर्क डन W1 प्लस W2 प्लस W3, यहाँ से W1 तो 0 है, W2 कितना हो जाएगा Q1 Q2, K भी आएगा यहाँ पर अपॉन R, यहाँ से W3 कितना हो जाएगा K Q1 Q3 अपॉन R प्लस K Q2 Q3 अपॉन R। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसमें हम एक जनरलाइज इक्वेशन भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये तरीके से अगर आप ये समझोगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, आपको इसमें करने में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। ठीक।